हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ प्रैक्टिस से डे 8 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, Z1, Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ पता करके बतानी है। अगर हम कहें सवाल के हिसाब से Z1 उस काम को 100 दिन में पूरा कर सकता है, Z2 उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, Z3 सेम काम को 75 दिनों में पूरा कर सकता है। मैंने कहा दिनों की संख्या का आप एलसीएम पता करो। आप कहेंगे सर ये 300 आएगा, रीड करेंगे इसको यूनिट से, तो 300 यूनिट्स को आप दिनों की संख्या से 1 बाय 1 डिवाइड करते जाओ। आप कहेंगे सर ये 3 यूनिट आएगा, अच्छा ये 6 यूनिट आएगा और ये 4 यूनिट आएगा। ये है कार्य करने की स्पीड, इफिशियंसी। Z1 एक दिन में 3 यूनिट काम निपटा देगा, Z2 एक दिन में 6 यूनिट काम निपटा देगा, Z3 एक दिन में 4 यूनिट काम निपटा देगा। यही बात है। अब देखो, Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सवाल अप्रोच कैसे करेंगे? जिन्होंने छोड़ा उसको वापस बुलाओ और जितना दिन पहले छोड़ा उतने दिन का काम पहले कैलकुलेट करो। तो 15 दिन पहले छोड़ दिया था क्या Z2 ने, तो Z2 का एक दिन का काम देखें तो 6 यूनिट, तो 15 दिन का काम देखेंगे तो 15 छक्का 90 यूनिट, ठीक है। तो Z2 को हम वापस बुलाएंगे तो ये 90 यूनिट काम को करेगा, तो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि अब ये तीनों मिलकर साथ में काम करने वाले हैं, है ना। जब हम वापस बुला रहे हैं तो तीनों मिलकर साथ में काम करने वाले हैं। तो अब जो टोटल काम होगा वो क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 300 यूनिट और 300 यूनिट में आप ऐड करेंगे ये 90 यूनिट, तो टोटल काम फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, 390 यूनिट्स, ठीक है। अब इस टोटल काम को तीनों मिलकर करने वाले हैं, क्योंकि Z2 को हमने वापस बुलाया, भैया वापस आओ अपना काम कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। तो तीनों के स्पीड को हम ऐड करेंगे, 3 और 6 9, 9 4 13, ठीक है, क्योंकि तीनों मिलकर काम करने वाले हैं। तो 13 कम 13, 13 तिया 39, 30 बार में जाएगा। तो सर ये 30 दिन लगेंगे काम पूरा होने में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह के अप्रोच को बोला जाता है शिफ्टिंग मेथड, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं ऐसे सवाल को सॉल्व करने का, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरीके से सॉल्व किए। ये है बेस्ट तरीका ऐसे सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे के बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे पता करके बतानी है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लो, ठीक है। दोनों के बीच का गैप क्या होगा 5 घंटे बाद, तो लिखेंगे रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल और गुणा करेंगे सर समय। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट दिशा में चल रहे हैं तो दोनों के स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 40 और 50 90 हो जाएगा। टाइम कितना 5 घंटे, तो ये हो जाएगा 5 या 45। 5 घंटे बाद वे एक दूसरे से 450 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये पहला नंबर का कार है, ये दूसरा नंबर का कार है, ठीक। पहला नंबर का कार और ये दूसरा नंबर का कार दोनों बिल्कुल एक ही बिंदु से चलना शुरू कर रहे हैं और अपोजिट दिशा में चलेंगे बोल रहे हैं। एक 50 की स्पीड से, दूसरा 40 की स्पीड से। तो 5 घंटे में पहला नंबर का कार इतना दूरी तय कर लिया होगा, तो कैसे पता करेंगे, 5 गुणा 50 250 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा कार 5 घंटे में कितना दूरी चल चुका होगा यहां तक, तो आप कहेंगे 40 गुणा 5, तो ये 200, ठीक है, 200 किलोमीटर। तो यहां पे आ गया दूसरा नंबर का कार, पहला नंबर का कार यहां पे आ गया। दोनों के बीच गैप कितनी है, तो 200 प्लस 250 कितना 450 किलोमीटर होगा, क्या बताइए। तो यही तो आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेगी पता करके बतानी है। तो ऐसे सवाल एलसीएम रिलेटेड सवाल होता है। यहाँ पे हम 6, 8, 9, 10 इसका एलसीएम पता करेंगे और जो भी एलसीएम आएगा वो उस समय को बताएगा जिस समय के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे, ठीक है क्या। तो देखो, 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3
फिर 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 10 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 5 का पावर 1। ठीक, अब देखो एलसीएम पता करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो आधार दिख रहा है उसको लिखो 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर को सेलेक्ट करते हैं। 2 का मैक्सिमम पावर देख लो सभी संख्याओं में, 3 दिख रहा है क्या? अच्छा, 3 का मैक्सिमम पावर सर यहाँ पे 2 दिख रहा है क्या? अच्छा, 5 का मैक्सिमम पावर 5 तो एक ही बार दिख रहा है इस वाले में, तो 1 हो जाएगा ये मैक्सिमम पावर जी। तो ये 8 हुआ और ये 9 हो जाएगा और ये 5। ठीक, 5 अट्ठे 40, 40 का गुणा 9 से करेंगे तो 360 सेकंड। ठीक है, ये किस में आया? सेकंड में। तो ये एलसीएम आया 360 सेकंड। तो 360 सेकंड के बाद वे सारे घंटियां एक साथ बजेगी। हमको मिनट में बताना है क्या? तो 360 को आप डिवाइड कर देंगे 60 से, तो किस में आएगा? मिनट में। तो सर ये 0 से 0 और ये 6 कम 6, 6 6 का 36, 6 मिनट। ठीक है, यही तो आंसर है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए 2 का पावर 4 गुणा 3 का पावर 3, 2 का पावर 5 गुणा 3 का पावर 2 और 2 का पावर 5 गुणा 3 का पावर 6, इसका लघुत्तम समापवर्तक पता करना है, मतलब एलसीएम पता करना है क्या? तो सबसे पहले दी गई संख्याओं में आप देखेंगे आधार 2 दिख रहा है सर और 3 दिख रहा है, तो इस आधार का मैक्सिमम पावर आपको देखना है ये तीनों संख्याओं में। तो आप देख पा रहे हैं 2 का मैक्सिमम पावर 5 दिख रहा है क्या? वैसे ही 3 का मैक्सिमम पावर आप देखेंगे 6 दिख रहा है, तो इस तरह से दोनों को आप आपस में गुणा कर देंगे, तो यही तो है एलसीएम। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। एलसीएम के लिए हम मैक्सिमम पावर की तरफ जाते हैं, एचसीएफ के लिए हम मिनिमम पावर की तरफ जाते हैं, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, देखिए यदि 70,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 4:5 होता है, तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, दोनों रेशियो में बी और ये बी कॉमन है क्या? तो इसकी वैल्यू समान होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये 4 के साथ मैं 3 का गुणा कर दूं और इधर 3 के साथ अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो बात बन जाएगा, 4 तिया 12, 3 चौके 12। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में पूरे रेशियो के साथ समान संख्या का गुणा होता है, पूरे रेशियो के साथ समान संख्या का गुणा होता है। तो आप कहेंगे सर 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक, तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी। ठीक, उसी तरह यहाँ पे बी रेशियो सी बात करें तो आप कहेंगे 3 चौके 12, फिर 3 पंचे 15। तो आप देख पा रहे हैं बी 12 यूनिट और यहाँ भी बी 12 यूनिट। तो मैं अब डायरेक्टली ये कह सकता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 8 यूनिट, बी की वैल्यू अच्छा ये तो 12 यूनिट है, सी की वैल्यू 15 यूनिट। तो मैं अगर टोटल करूं इसका टोटल तो क्या हो जाएगा? 12 8 20 और 15 35। ठीक है, तो 35 को बांटा जा रहा है ए बी सी तीनों में, यही बात है। तो 35 की वैल्यू सवाल में क्या दिया हुआ है? 70,000 रुपए। ठीक है क्या? तो आप कहेंगे 35 से कम 35 और ये 35 दूनी 70, 2000 रुपए, यही बात है। तो एक यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए, मुझे पता करना है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 8 यूनिट है क्या? तो 8 की वैल्यू पता करनी है तो 2000 का गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16,000 रुपए, यही तो है ए का हिस्सा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है, यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c है तो m रेशियो n रेशियो c का मान पता करके बतानी है। तो सबसे पहली बात 4m बराबर 5n, इसको हम बात करें तो आप कहेंगे सर m बटे n हो जाएगा, m रेशियो n लिखेंगे, फिर 5/4 हो जाएगा तो 5 रेशियो 4 लिखेंगे, हाँ कि ना? ये आपस में बराबर। वैसे ही अगर हम कहें तो सर ये 5n बराबर 20c, इसको कंपेयर करेंगे तो n बटे c हो जाएगा, तो आप कहेंगे n रेशियो c, फिर 20/5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/1, मतलब 4 रेशियो 1। अब देखो दो रेशियो दिख रहा है, दोनों में n और n कॉमन है क्या? तो इसकी जो वैल्यू है ये भी समान होना चाहिए, 4 यूनिट है, यहाँ भी 4 यूनिट। ठीक, अगर समान नहीं होता तो हम समान करते, तो हम डायरेक्टली ये कह पाएंगे कि m रेशियो n रेशियो c अगर मैं लिखना चाहूं तो m की वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है 5 वो डायरेक्ट लिखेंगे, n की वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है 4 डायरेक्ट लिखेंगे और c की वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर ये n समान हो गया है तो ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है? हमने कहा जो टोटल काम है ना वो 28 दिन का है,
तो टोटल काम को आप 1 के बराबर मान लो। 28 दिन मतलब 1, तो आप बोलेंगे एक दिन में कितना काम होगा, तो टोटल काम का 28वां भाग, यही कहेंगे। तो 8 दिन में, अरे एक दिन का पता चल गया, तो 8 दिन में 8 गुना काम होगा, हाँ कि ना। तो आप कहेंगे 8 दिन का काम, तो ये ना सर 8/28 हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम का 8/28वां भाग। सर ये कैंसल होगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो 2/7वां भाग। टोटल काम का 2/7वां भाग कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन में। ठीक है क्या? देखिए, किसी धन राशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धन राशि ज्ञात करना है। तो धन राशि जिसको हम प्रिंसिपल कहेंगे 100% मानकर चलते हैं हमेशा। तो 100% की वैल्यू हमको रुपए में पता करनी है क्या। तो सबसे पहली बात, अगर मैंने कहा एक महीने का साधारण ब्याज 350 रुपए, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो आप बोलेंगे एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर 0, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 4200 रुपए होगा सर एक वर्ष का साधारण ब्याज, हाँ कि ना। अगर मैं कहूं एक वर्ष का साधारण ब्याज परसेंट में बताओ, तो 7% वार्षिक ब्याज, है कि ना। तो 7% की वैल्यू ये रुपए में 4200 रुपए है क्या। अगर मैं कहूं कि 7 एकम 7 और 7 छका 42, तो 1% की वैल्यू पता चल गया कि हमको 600 रुपए। ठीक है, तो हमको पता करनी है 100% की वैल्यू, तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, तो भाई साहब इधर भी 100 का गुणा करो, तो 100% हो जाएगा। 100% की वैल्यू 60,000 हो जाएगा क्या। यही तो हमारा धनराशि है जो पता करनी थी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, एक शहर की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई और फिर दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हुई। ठीक, तो जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है पता करके बतानी है। तो 5% की वृद्धि प्लस 8% की वृद्धि लिखेंगे, 5 गुणा 8 डिवाइड करेंगे 100। ठीक है, ये भी परसेंट में होगा। तो बस फिर यही तो है कुल प्रतिशत वृद्धि। तो 5 और 8 13%। ठीक, और देखिए 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है, 20 से एक बार में, और ये 0.4 बार में, तो 0.4%। तो इसको ऐड करेंगे तो 13.4% कुल प्रतिशत वृद्धि। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए, 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर 337.5 रुपए है। वह धनराशि कितनी है पता करके बतानी है। मतलब प्रिंसिपल पता करनी है क्या, तो हम 100% की वैल्यू पता कर लेंगे रुपए में। यही सवाल बोलना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे साधारण ब्याज, फिर लिखा यहाँ पे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आपसे कहा कि भाई साहब एक वर्ष का साधारण ब्याज बताओ परसेंट में, तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज तो वार्षिक रूप से गणना होनी है, और एक वर्ष में जो ब्याज की दर है वो 30% है, तो एक वर्ष में साधारण ब्याज 30% मिलेंगे क्या। ठीक, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गणना होनी है, मतलब हर 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना होगी। तो पहले 6 महीने में अगर बात करें तो 15% चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आखिरी के 6 महीने में तो आप कहेंगे 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 15 का फिर से 15% मिलेगा, यही कहेंगे। अच्छा, तो आप बोलेंगे 15 गुणा 15, सर ये 225 हो जाएगा। 225 डिवाइड 100 करेंगे आप, तो सर ये 2.25%। ठीक है, तो 15 और 15 30%, और 30 और 2 32.25%। ये हुआ एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और ये हुआ एक वर्ष का साधारण ब्याज। अगर हम कहें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में अंतर बताओ, तो आप कहेंगे सर 2.25%। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से अगर हम कहें 2.25% की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 337.5 रुपए। तो अगर हम कहें 100% की वैल्यू, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू पहले पता करेंगे, तो 337.5 रुपए को डिवाइड कर दिया जाएगा 2.25% से, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो हमको वो धनराशि पता चल जाएगा रुपए में। ठीक, तो आप कहेंगे सर ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 10 का डिवाइड किया, ठीक, और ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 100 का डिवाइड करेंगे, और ये 100 जम करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ कहीं पे गुणा हो जाएगा क्या, इस तरह से। ठीक, तो आप कहेंगे सर 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया,
तो ये फाइनली क्या बचेगा 1000। अब इसको आप कैंसिल करो, देखो 15 से काटेंगे 15 बार में, इधर देखो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, फिर 15 पंचे 75, फिर काटेंगे 15 से एक बार में, 15 से 15 बार में, 15 का गुना 1000 से करेंगे तो सर ये 15,000 रुपए, यही तो है वो धनराशि। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 132 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, क्रय मूल्य अगर मैंने मान लिया 100 यूनिट के बराबर, तो जो विक्रय मूल्य है, बेचने की कीमत 20% लाभ के साथ बेचेंगे तो जरूर ये 120 यूनिट रहा होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 20 यूनिट का। तो 20 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में दे के रखा हुआ है 132 रुपए, हाँ कि ना। तो देखो सवाल के हिसाब से हमको विक्रय मूल्य पता करनी, मतलब 120 यूनिट की वैल्यू पता करनी, क्या रुपए में। तो आप देखो 20 यूनिट की वैल्यू 132 रुपए, 20 से अगर हम 120 चलना चाहे तो 6 का गुना करना पड़ेगा, तो 120 यूनिट। तो इधर भी आप 6 का गुना करो, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 6 कम 6 और 1 7, 792 रुपए। 120 यूनिट की वैल्यू हमने पता कर लिया 792 रुपए, यही तो है विक्रय मूल्य, इसको हम एसपी कहेंगे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपए है, अगर उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पता करके बतानी है। तो उस वस्तु को बेचने की कीमत अगर हम कहें तो जरूर 62.5% रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि 37.5% का छूट दे दिया गया ना, तो 62.5% रह जाएगा। ये बेचने की कीमत प्रतिशत में, रुपए में पता करना है तो अंकित मूल्य का आप 62.5% पता कर लो। ठीक है, तो दशमलव हटाओ, नीचे में एक जीरो आएगा, तो 25 से काटो 25 बार में। ठीक है, 25 से काटेंगे ये 40 बार में, 40 से काटेंगे एक बार में, 40 से काटेंगे 16 बार में। 16 का गुणा 25 से करो, फाइनल आंसर 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है, तो 400 रुपए, यही तो है सर 37.5% की छूट देने के बाद जो बेचने की कीमत है। ऑप्शन सी 400 रुपए। ठीक है, देखिए एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है। ठीक, सवाल आगे क्या कहता है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य कितनी है पता करनी, मतलब एसपी पूछा गया है क्या। तो देखो 30% की छूट के साथ बेचा जा रहा है, मतलब एसपी जो है बेचने की कीमत जरूर 70% रहा होगा। 70% किसका? वास्तविक मूल्य का। तो इसका 70% पता कर लो, 70/100 का गुना कर देंगे क्या, तो आप कहेंगे 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो 4 एकम 4, इधर बोलेंगे 4 एकम 4, ये 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, तो सर $17.5, यही तो आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कार को 100 यूनिट में खरीद कर 64 यूनिट में बेच दिया जा रहा होगा, मतलब ये उस कार की सीपी हुई और ये उस कार की एसपी हुई। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका अनुपात कितना है पता करके बतानी है। तो सीपी से एसपी का रेशियो पता कर लो, तो आप कहेंगे सर 4 से काटेंगे 25 बार में और ये 4 से काटेंगे 16 बार में, तो 25/16, यही तो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए 5 संख्याओं का औसत 36 है, अगर मैंने कहा ए बी सी डी ई, ये 5 संख्याओं का योग पता करो, तो आप कहेंगे कि 5 गुणा 36, ये हो जाएगा 180, यही तो है उन 5 संख्याओं का योग। अब देखो प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। 1.5 गुना है मतलब 3/2, तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्रथम 2 संख्याओं का औसत। ठीक है सर, फिर लिखेंगे अंतिम 3 संख्या सी डी ई, इसका औसत लिखो, फिर इसमें आप 3/2 का गुना करो, 1.5 गुना जी, फिर ये आपस में बराबर है। सवाल ये बोलना चाह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा पता करके बतानी है, a प्लस बी का वैल्यू पता करनी है सर। तो आप बोलेंगे सबसे पहली बात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर c प्लस d प्लस e। तो क्या मैं c प्लस d प्लस e बराबर a प्लस b लिख सकता हूं, तो इसके जगह मैंने लिखा a प्लस b और इधर ऑलरेडी है a प्लस b, तो टोटल करो, आप बोलेंगे सर 2a प्लस b। ठीक है, यहाँ पे है 180, तो 2 एकम 2 और ये 2 9 18, 90 आएगा क्या,
तो a प्लस बी बराबर क्या मिला 90। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए वर्गमूल के अंदर जो संख्या है इसमें आप देखेंगे दशमलव लगा हुआ है। कितने डिजिट के पहले 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के पहले दशमलव लगा हुआ है। जब ये रूट के बाहर आएगा तो कितने डिजिट के पहले दशमलव होना चाहिए 3 डिजिट के पहले दशमलव होना चाहिए। तो पहली बात 81 का रूट पता करो वर्गमूल पता करो तो आप कहेंगे सर 9 हाँ कि ना। तो ये एक जीरो लगाओ फिर एक जीरो लगाओ तो 1 2 3 3 डिजिट हुआ 3 डिजिट के पहले दशमलव तो यही तो आंसर है 0.009। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है 58 की पावर 29 अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा रिमाइंडर क्या बचेगा पता करके बतानी है। अगर ये 58 की जगह 55 होता तो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता 11 बार में जी। तो मैंने कहा 5 से 11 बार मैं काटूंगा तो यहाँ पे शेष बचेगा 3 लेकिन सिर्फ 3 नहीं बचेगा 3 का पावर 29 बचेगा शेष। क्यों क्योंकि 58 की पावर 29 है। तो हमने इस तरह से एक स्टेप अभी सॉल्व किया है। अगर हम कहें 3 की पावर 29 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और पूरे का पावर 14 तो 14 दुनिया 28 और यहाँ पे 3 का पावर 1 लिख देता हूं तो टोटल 3 का पावर 29 हो जाएगा। अब देखो डिवाइड करना है मुझे 5 से तो सबसे पहली बात 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है सर 9 होता है क्या हाँ सर 9। तो देखो 5 से काटेंगे 9 को अगर मैं 2 बार में काटता हूं तो 10 आएगा ठीक है। तो यहाँ पे शेष बच जाएगा कितना माइनस ठीक है। तो -1 का पावर 14 गुणा यहाँ पे करेंगे 3 के पावर 1 डिवाइड करना है 5 से तो -1 का पावर यहाँ पे सम नंबर है क्या ठीक है इवन नंबर जी। तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा 1 आएगा और यहाँ पे 3 की पावर 1 था डिवाइड करेंगे 5 तो कुल मिला के 3/5 तो फाइनल जो हमारा शेषफल है वो 3 बचेगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है पता करके बतानी है। अगर हम कहें प्रथम n विषम संख्याओं का औसत खुद n के बराबर है तो प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत खुद 31 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डायरेक्ट कंसेप्ट आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है। देखिए एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो व्यास का आधा बोलेंगे 21/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो अर्धगोले का अगर हम टोटल सरफेस एरिया बात करें तो सर ये 3 पाई r का स्क्वायर इसी के बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे 3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा त्रिज्या क्या है 21/2 है। एक बार और गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो सर 2 एकम 2 और यहाँ पे 11 बार में जाएगा 7 एकम 7 तो ये 3 बार में जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 तिया 9 और 9 का गुणा 21 से करेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18 ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 11 नीचे में क्या बचा है सर 2 11 का गुणा करेंगे 189 के साथ तो ये हो जाएगा 11 नियम 99 11 88 और 9 97 11 कम 11 और 9 20 ठीक है। तो 2079 डिवाइड करो 2 से एक बार में 2 से 10 बार में फिर 3 बार में फिर 2 18 9 बार में फिर उसके बाद हम कहेंगे दशमलव लगा के 5 बार में ठीक है। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए 2022 में शहर की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो सवाल क्या कहता है जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है पता करके बतानी है। तो सबसे पहला काम आप इसका रेशियो पता कर लो नंबर छोटा हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया सर। फिर 25 से काटेंगे 25 बार में और इधर 25 से काटेंगे 30 बार में। तो आप देख पा रहे हैं पहले 25 यूनिट थी बाद में 30 यूनिट कितने की वृद्धि हुई 5 यूनिट की। तो आप कहेंगे वृद्धि हुआ 5 यूनिट। अच्छा किसमें होगा प्रारंभिक मान जो कि 25 यूनिट है गुणा करेंगे 100 वैल्यू आएगा परसेंट में 25 से काटेंगे एक बार में 25 से काटेंगे 4 बार में 5 का गुणा 4 से तो सर ये 20% की वृद्धि। यही तो आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ठीक है दोस्तों। तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बिल्कुल आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड होंगे व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक जिस भी ग्रुप में बिल्कुल आप शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को हम कनेक्ट कर सके। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टाटा बाय बाय लव यू और टेक केयर जय हिंद।